नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपने एनसीईआरटी नोट्स एंड जीके क्लास 8th हिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम के दूसरे अध्याय की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने एक वीडियो डाल दिया है। आज अपन दूसरे वीडियो की बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहले का वीडियो है वो नहीं देखा है तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, कल अपन ने यहाँ पे एंड किया था मीर जाफर। तो देखो, भाई मीर जाफर के द्वारा कंपनी का विरोध करने पर कंपनी ने उसे नवाब पद से हटा दिया और मीर कासिम को वापस बना दिया। यहाँ पर अपन ने देखा था कि भी मीर कासिम को वापस बना दिया था नवाब। लेकिन कुछ समय पश्चात मीर कासिम ने कंपनी से परेशान होकर कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे बक्सर की लड़ाई कहा जाता है। 1764 में हुई। तो मीर कासिम को वहाँ से हटा दिया गया और बंगाल से भगा दिया गया। फिर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया। लेकिन इस बार मीर जाफर को एक शर्त दी गई कि आपको जो 5 लाख रुपए है वो कंपनी को चुकाने पड़ेंगे। मतलब सालाना, ठीक है ना, सालाना आपको 5 लाख रुपए है वो कंपनी को देने पड़ेंगे। पेन की क्या हो गया? हम्म, चलो। उसके बाद में 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होने के बाद ऐलान किया गया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और ये ऐलान किसने किया? तो ये आपने किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है ना। आखिर 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब कंपनी बार बार किसी न किसी चीज़ के लिए मुगलों को, जो मुगलों के नवाब थे उनको परेशान कर रही थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट जो भी 1765 के बाद में बढ़ा, उसने क्या किया, बंगाल की जो दीवानी है या बंगाल प्रांत का जो दीवान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त कर दिया गया। और दीवान पद मिलने पर कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर पूर्णतः नियंत्रण मिल गया। और इस तरह कंपनी की एक पुरानी जो समस्या थी वो हल हो चुकी थी। और नवाब शब्द से तात्पर्य है सत्ता भी और ताकत भी। भाई उसके पास में सत्ता भी है और ताकत भी है। ठीक है, आगे देखो। प्लासी के युद्ध के बाद असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निधि तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे। अब यहाँ जो सामान्य लोकल आपके नवाब थी बंगाल के अंदर, उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि आपको कंपनी के अफसरों को तोहफे देने पड़ेंगे और साथ में ही बहुत सारी जमीन और बहुत सारा पैसा आपको देना ही पड़ेगा। इसके लिए उनको मजबूर कर दिया गया। आगे देखो, रॉबर्ट क्लाइव की वापसी इंग्लैंड की ओर। रॉबर्ट क्लाइव जब सर्वप्रथम इंग्लैंड से मद्रास आया, कहाँ से? इंग्लैंड से मद्रास आया 1743 ईस्वी में। उस समय केवल उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत से इंग्लैंड लौटा, तब इसने लगभग 4,01,102 पाउंड राशि जमा कर ली थी। ठीक है, तो ये राशि आप पाउंड वैल्यू देख सकते हैं। 1 पाउंड की वैल्यू कितनी है? 1 पाउंड की जो वैल्यू लगभग जितनी होगी उसके इससे गुणा कर देना, तो लगभग आपके ये 40 करोड़ रुपए लेके गया था यहाँ से उस जमाने में। रॉबर्ट क्लाइव जब सर्वप्रथम इंग्लैंड से मद्रास आया था तो 1743 ईस्वी में। उस समय केवल इसकी उम्र मात्र 18 साल थी। जो 1767 में 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद जब ये भारत से इंग्लैंड लौटा था तो इसने कितनी राशि जमा कर दी थी? कितनी राशि अपने साथ लेकर गया था? मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 4,01,102 पाउंड। ठीक है ना, इतना लेके गया था ये। ठीक है। 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रॉबर्ट क्लाइव को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उसे बरी तो कर दिया गया। लेकिन उसने स्वयं ने 1774 के अंदर आत्महत्या
कर ली। तो कौन आत्महत्या कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। 1772 के अंदर उसके ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप लगने के बाद में 1774 के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, आगे देखो। वो जब वहां गया था ना, तब उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो उससे सवाल पूछे गए, तो उसने क्या कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। अब प्लासी का युद्ध कौन जीता था भाई? रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी का जो युद्ध है, रॉबर्ट क्लाइव और आपके दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। कौन? सिराजू दौला, क्योंकि हार गया था। और एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। संपन्न शहर कौन? बंगाल। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे कि भाई ये मुस्कुराएगा तो कोई ना कोई नई चीज होगी, वरना अपने साथ में तो खैर नहीं है। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। तो ये बातें आप समझ सकते हैं कि क्योंकि प्लासी के युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ भारत के अंदर पहली बड़ी जीत थी। ठीक है ना, इसलिए। आगे देखो, कंपनी का फैलता। ओके, कंपनी का फैलता सा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किसी इलाके में सीधे सैनिक हमला नहीं किया। उन्होंने भारतीय रियासतों का अधिकरण करने से पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। ये ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज दिन तक कभी भी भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनको डायरेक्ट कभी हड़पा ही नहीं। उन्होंने पहले राजनीतिक, फिर आर्थिक और फिर कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करके उसके अंदर हस्तक्षेप किया है। बक्सर की लड़ाई 1764 में बक्सर नगर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल नवाब की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था युद्ध। इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम था, जिसको भगा दिया गया। और अवध का नवाब जो था वो शुजा-उद-दौला था। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों की कंपनी के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन ये लोग इसमें हार जाते हैं। और बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जो नवाब है वो वापस मीर जाफर को बना देती। ठीक है, आगे देखो। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत में रेजिडेंट तैयार कर दिए। ठीक है, क्या तैयार कर दिए? रेजिडेंट। रेजिडेंट तैयार कर दिए। और यह कंपनी की राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। मतलब ये जो रेजिडेंट थे यह कंपनी के राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, जिनका कार्य कंपनी के हितों की रक्षा करना होता था और उनको आगे बढ़ाना होता था। और रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय रियासतों के भीतरी मामले में दखल देने लगे। इस तरह भारत की रियासतों में वह धीरे धीरे सहायक संधि ठोक दे गए और अपने विस्तार को आगे बढ़ाते। किसी रियासत ने अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की है और वह समय पर अपनी रकम या किस्त अदा करने में चूक गए, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी के कब्जे में आ जाता था। उदाहरण के तौर पर रिचर्ड वेलेजली जब भारत का गवर्नर जनरल था, तब उसके समय में अवध के नवाब के पास में संधि के किस्त के पैसे चुकाने के नहीं पैसे चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो 1801 के अंदर आधे से अधिक हिस्सा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चला गया। आगे देखो। हाँ, कठपुतली जो शासक बनाना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे सिराजुद्दौला की जगह। तो वहाँ ध्यान रखना, एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सारे अपने हिसाब से नचा सकते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता रहे उसका मजाक भी उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। ठीक है, रेजिडेंट की ताकत। देखो, रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनसाई निषेध आज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है। तो
चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाते हैं। तो रेजिडेंट एक प्रकार के जो तरफदारी करने वाले लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो हर एक रियासत में नियुक्त किए गए। अब है टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। हैदर अली का शासन 1761 से 1782 तक था। ठीक है। और हैदर अली का पुत्र जो था वो टीपू सुल्तान था। 1782 से 1799 तक मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के अंतर्गत आते थे, जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले सभी बंदरगाहों, जैसे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के ऊपर जो निर्यात होता था उसके ऊपर रोक लगा दी गई। और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए मना कर दिया। साथ ही टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए, जो कि अंग्रेजों को पसंद नहीं था। इसी कारण अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ 4 बार जंग लड़ी। पहली 1767 से 1769, 1780 से 84, 1790 से 92 और आखिरी जो लड़ाई है वो 1799 में लड़ी। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता प्राप्त हुई और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे गए। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर के पुराने वोडियार राजवंश को वहां की सत्ता दे दी गई। इस तरह मैसूर पर सहायक संधि ठोककर अंग्रेजों ने मालाबार तट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो ये आप शेर मैसूर टीपू सुल्तान की पूरी कहानी देख चुके। आगे देखो, ये जो लक्कड़ का शेर दिख रहा है आपको, ये टीपू सुल्तान का खिलौना है। और ये टीपू सुल्तान की एक विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है। और इसमें यह नकली से एक यूरोपीय सिपाही को दबाते हुए हैंडल को घुमाया जाता है। इसके अंदर हैंडल लगा हुआ है। इस हैंडल को अगर घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही के भीतर से चीखने की आवाज़ निकलती है। अब ये खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ में लेकर चले गए। अब बात करें मराठों की लड़ाई। अंग्रेजों की मराठों से किस प्रकार से लड़ाई होती है वो भी देख लेते हैं। ओके। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना है वो चूर चूर हो गया। मराठी कई अन्य राज्यों में बैठ गए। मराठों का एक सरदार होता था जिसे पेशवा कहा जाता था, और अथवा सर्वोच्च मंत्री, और इसके अंतर्गत राज्य मंडल कार्य करते थे। और 18वीं सदी के महाराज सिंधिया और नानाजी फडणवीस 2 आखिरी प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। ध्यान रखना, 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध योद्धा जो थे वो महाराज सिंधिया और नानाजी फडणवीस। मराठों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला युद्ध 1782 सालबाई संधि के साथ में समाप्त हुआ। पहला युद्ध कब हुआ? 1782, जिसमें सालबाई की संधि हुई और ये साथ ही समाप्त हुआ। दूसरा मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805, मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध के नतीजे में उड़ीसा यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र ध्यान रखना, उड़ीसा यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली, यानी यमुना, उड़ीसा, यमुना नदी जो है उसके उत्तर में स्थित दिल्ली और आगरा के ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उड़ीसा के ऊपर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद में अंतिम और तीसरा युद्ध जो था वो 1817 से 1819 के बीच में लड़ा गया, जिसमें पेशवा की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया गया। और पेशवा को, ये ध्यान रखना, पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? कानपुर भेज दिया गया। कानपुर के पास एक बिठुर जगह, वहाँ पे भेज दिया गया, पेंशन पर भेज दिया। आप उसको कहा कि हम आपको पेंशन देंगे और आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए, आराम से खाइए पिए, आनंद करिए, और हमारे व्यापार के मामले में आपको टांग नहीं अड़ानी है। ठीक है। इसी के साथ विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। आगे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में रानी कित्तूर को गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना।
तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ थी कि दक्षिण भारत की एकमात्र महिला जिसको अपन पढ़ते हैं रानी कित्तूर। ठीक है। मतलब कित्तूर की जो रानी रानी चेन्नम्मा है, उन्होंने युद्ध में हथियार उठा लिए। 1 मिनट, हाँ, जुकाम हो रहा है बहुत। 1 मिनट। हाँ, यानी रानी चेन्नम्मा जो थी वो कर्नाटक के थे, कर्नाटक में थे। और इन्होंने, अपन देखते हैं कि दक्षिणी भारत के अंदर एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने हथियार उठाए। आगे देखो, 1830 में कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी और इसका कंपनी ने किस तरीके से निवारण किया। देखो, रूस का प्रभाव दक्षिण एशिया की तरफ न हो जाए इसलिए कंपनी ने क्या प्रयास किया, क्योंकि 18वीं सदी के अंदर रूस भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपना रहा था। तो इसमें कंपनी को लगा कि अगर रूस दक्षिणी एशिया के अंदर आ गया तो मुझे परेशानी हो सकती है। तो कंपनी ने क्या चीज़ें की, देखो, 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी को रूस के बढ़ते प्रभाव से काफ़ी भय लगने लगा। इस कारण उन्होंने 1838 से 42 के बीच में अफगानिस्तान के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष रूप से वहां अपना शासन स्थापित कर दिया। 1843 में सिंध पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और उसके बाद पंजाब की बारी थी और यहाँ महाराजा रणजीत सिंह थे। जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। और जो ही 1839 में महाराजा रणजीत सिंह स्वर्गलोक सिधार गए तो रियासत ने दो लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने यहाँ पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना इन्होंने किस तरीके से क्या क्या अधिकार किया, देख लेना। अब आगे देखो, विल्य नीति। अब वो विलय नीति वाला जो टॉपिक है उसके अंदर कितनी महत्वपूर्ण चीजें, देखो, अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी एक ऐसी नीति लेकर आया था, उसका नाम था विलय नीति। इस सिद्धांत के इस तरक पर आधारित, ये मतलब इस तरक पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और इसका कोई वारिस पुत्र नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के अधिकार में आ जाएगी। और इस सिद्धांत के अंतर्गत सत्तारा जो सबसे पहले आई थी, इसका नाम है 1848, उसके बाद में सबलपुर 1850, उसके बाद में उदयपुर 1852, उसके बाद में नागपुर 1853, उसके बाद में झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो ध्यान रखना विलय नीति के अंदर कौन कौन सी रियासत गई। उसके बाद में 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और वहां के नवाब कुशासन करने के फर्जी षड्यंत्र कर उसको हटका दिया गया और जबरदस्ती अवध पर कब्जा कर लिया गया। और अपने प्रिय नवाब को इस तरह गद्दी से हटता देखकर लोग गुस्से से भड़क उठे और अवध के लोगों ने भी 1857 की क्रांति के विद्रोह में शामिल होने का प्रयास किया या शामिल हो गए थे। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी कि विलय नीति कौन लेके आया था, किस तरीके से। और अपन जब 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब भी अपन ये देखते हैं कि आपकी जो 1857 की क्रांति है उसके अंदर ये भी आपके इसकी जो विलय नीति है ये भी एक, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति है ये भी एक प्रमुख कारण मानी जाती है। अब है नए शासन की स्थापना। ब्रिटिश ब्रिटिश शासनकाल में तीन प्रेसिडेंट क्यों थी, मद्रास, बम्बई। देखो, तीन प्रेसिडेंट थी, मद्रास, मुंबई। प्रत्येक प्रेसिडेंट के पास एक गवर्नर होता था और इसके ऊपर का अधिकारी गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, तीन प्रेसिडेंट थी, बंगाल, मद्रास, मुंबई। ठीक है, ये तीन प्रेसिडेंट थी और इनके पास में एक गवर्नर होता था और इनके ऊपर एक जो अधिकारी जो ऊपर होता था वो गवर्नर जनरल होता था। ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में वॉरेन हेस्टिंग 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की, जैसे जिसके अंदर एक जिले में दो अदालतें होगी, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत। और दीवानी अदालत के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उसके ऊपर कुशासन, बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के चक्कर में एक आरोप टेक दिया, उसके आरोप जड़ दिया। और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग भी चलाया और जिसके ऊपर वो मुकदमा लगभग 7 साल तक चला था। तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ से जब वापस गया तो वापस जाते ही उसके ऊपर मुकदमा टेक दिया भाई साहब।
एक मिनट, एक चीज मेरे को सर्च करनी है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 में बना था। ओ अच्छा, हाँ 73 में बढ़ते ही उसने 72 में कैसे लेके आ गया ये व्यवस्था। तो एक मिनट मेरे को ये डेट चेक करने दो। ओके। हाँ, मतलब वो 1773 के अंदर भारत का गवर्नर जनरल बना था, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग है वो 1773 में गवर्नर जनरल बना था, लेकिन यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था है वो 1772 में ही शुरू कर दी गई। तो न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अंदर एक जिले में दो अदालतें होगी, ठीक है ना। एक तो दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत। दीवानी अदालतों का जो मुख्य अधिकारी होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था, और मौलवी और हिंदू पंडित जिनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। वॉरेन हेस्टिंग 1785 में जब वापस यहाँ से इंग्लैंड गया, तो वहाँ एक अधिकारी आया जिसका नाम है एडमंड बर्के ने उसके ऊपर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप जड़ दिया, और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग कर एक मुकदमा चलाया गया जो लगभग 7 साल तक चला। धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या के रूप में समझना पड़ता था। इस विभिन्नता को खत्म करने के लिए 1775 में 11 पंडितों का एक कानून की मतलब एक भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। इसको NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1773 तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार कर दी गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखना, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। और इसके अलावा कोलकाता में एक अपीलीय अदालत सदर निजामत की सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना, कोलकाता में एक सदर या फिर अपीलीय अदालत की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं अपन। काजी का मतलब होता है एक न्यायाधीश। मुफ्ती का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर अपने फैसले सुनाता है, ठीक है। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद की ऊपरी सदन उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है जिसे महाभियोग कहा जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक महत्वपूर्ण उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका कुछ हिस्सा इस प्रकार है। मैं उनके हेस्टिंग यानी हेस्टिंग मैं उनके कौन यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिसके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबको साझा शत्रु यानी सबके साझा शत्रु और सबसे उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। तो कितने शानदार शब्द हैं ये, आप समझ सकते हैं कि उसने कितने मतलब अच्छे तरीके से केस को स्टडी करके मतलब ये इस तरीके का भाषण दिया था उसके ऊपर, ठीक है। धर्मशास्त्र यानी संस्कृति एक ऐसी कृति होती है जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सवार का मतलब होता है घुड़सवार। मस्केट का मतलब होता है पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। और मैचलॉक का मतलब होता है शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी से आग दी जाती थी, जो होती है मैचलॉक, ठीक है। आगे है कंपनी की फौज। सत्ता का प्रतीक सैनिक होते हैं, कोई भी सत्ता होती है उसका प्रतीक सैनिक होते हैं। और अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बनाए, जिसे आर्मी कहा जाता है। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी तो सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरतें कम होती गई, और इसकी वजह थी ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़दार बंदूक और मैचलॉक यानी मैचलॉक से लैस होते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब घुड़सवार है वो इस तरीके की बंदूकें नहीं चला सकते। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को जो है वो घुड़सवारों की संख्या का कम करके पैदल टुकड़ियों को बढ़ाना होगा। तो देखो, कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी, ठीक है।
अब देखो 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 73% भूभाग पर कंपनी का कब्जा था और 78% पर आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी अप्रत्यक्ष प्रभाव से शासन कर रही थी। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी। ठीक है, अब इसके अंदर से बनने वाले आपके वन लाइनर जीके के क्वेश्चन तो फटाफट देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन अपन एक नॉर्मली रिवाइज करने के तौर पर देख लेते हैं। देखो, जिस व्यावसायिक उद्यम में वस्तुओं को सस्ते दाम पर खरीद कर हम ऊंचे या महंगे भाव में बेचते हैं तो उसे कहा जाता है वाणिज्य। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो हुगली नदी के किनारे 1651 में स्थापित की गई। प्लासी का युद्ध किस नवाब के द्वारा और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया? तो नवाब सिराजुद्दौला। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसकी गद्दारी के कारण अंग्रेज प्लासी के युद्ध को जीतने में सफल रहे? तो मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने किसको नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। और मीर कासिम को क्यों हटाया? क्योंकि उसने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। और मीर कासिम को अंग्रेजों ने किस युद्ध में हराया? तो बक्सर की लड़ाई 1764 के अंदर। उसके बाद टीपू सुल्तान ने किस तट पर अंग्रेजों से व्यापार को रोका? अब देखो, टीपू सुल्तान जो था उसका व्यापार जो था कौन से तट के ऊपर हो रहा था जिसके कारण उन्हें रोक दिया गया? तो टिप्पू सुल्तान का जो व्यापार है वो हो रहा था मालाबार तट पर। और मालाबार तट के ऊपर ही टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में एक लड़ाई लड़ी जो लड़ी गई थी 1799 में। वैसे तो उसने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी अंग्रेजों के साथ में, लेकिन जो अंतिम लड़ाई थी वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। और उसके बाद में उसके मालाबार तट के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मालाबार तट है उसके ऊपर जो वहाँ का वोडियार राजवंश है उसको वो संधि करके और मालाबार तट दे दिया था। ठीक है, तो किस जंग में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए मारे गए? तो श्रीरंगपट्टनम 1799 यानी 4 मई 1799। ठीक है, कित्तूर की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा ले थे? तो रानी चेन्नम्मा। ठीक है ना। रानी चेन्नम्मा जो थे उन्होंने कित्तूर की रानी जो थी रानी चेन्नम्मा, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार कौन सी रियासत बनी? तो सत्तारा, 1848। जैसे कि अपन ने देखा कि 1848 से लेकर 1856 तक ये जो विलय नीति है इसका प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। और अपन जब भी 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि एक मुख्य कारण डलहौजी की विलय नीति भी थी। और इस नीति के अंदर प्रावधान ये था कि जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा कि किसी भी राजा का अगर पुत्र नहीं है, ठीक है ना, स्वयं का अगर पुत्र नहीं है तो वो रियासत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प ली जाएगी। चाहे उन्होंने गोद लिया हो या चाहे अपने भाई का हो या किस तरीके से भी, उसमें क्या होता था कि वो रियासत का इस तरीके के उन्होंने नियम बना रखे थे। तो इसके अंदर जो सबसे पहली रियासत गई थी वो आपकी सत्तारा गई थी। और डलहौजी की हड़प नीति का जो अंतिम शिकार होने वाली जो रियासत थी वो आपकी अवध रियासत थी और ये गई थी 1856 के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा कब समाप्त हुई? तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो दास प्रथा है वो 1834 के अंदर समाप्त हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलेंगे अपन एमसीक्यू क्वेश्चनों के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।